हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अब स्वस्थ और मस्त हैं तो आप लोगों ने अच्छे से क्लास 12th की पढ़ाई की होगी। और मैं आप लोगों को बार बार यही कहता हूं कि मैं जो पढ़ाऊं ना, बस वो पढ़ लो, काफ़ी है। आप लोग 95% से अधिक अंक कोई भी नहीं रोक सकता हमारे, लेकिन आप लोग सुनते ही कहाँ हो। अब देखो, जो आप लोगों का सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर अपलोड किया है, अब उस पेपर को तो मैंने तो बनाया नहीं। अब प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को कि जितना पढ़ाया जाए मेरे द्वारा बस वही पढ़ो, काफ़ी है। कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, चाहे वो क्लास 12th हो, चाहे वो सीयूईटी हो, कोई सी भी क्लास क्यों न हो आप लोगों की। तो अब ये जो सैंपल पेपर है जो सीबीएसई ने अपलोड किया है, इसमें सा यदि मैं अपठित गद्यांश और पद्यांश, देखो अपठित गद्यांश और पद्यांश तो कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है आप लोगों को। कोई भी कहीं से भी यार कोई भी गद्यांश दे देगा, कोई पद्यांश दे देगा। उसको छोड़ करके यदि आप इसमें से कोई मुझे एक भी सवाल ऐसा स्टूडेंट कमेंट करके बता दे कि हाँ सर ये सवाल आपने नहीं करवाया है, तो मैं मान जाऊंगा। अब यहां से ये पूरा का पूरा सैंपल पेपर पढ़ाई में से तो आया ही है, और वो क्वेश्चन भी मैंने करवाए। मैंने आपसे कहा था ना कि प्रत्येक चैप्टर के एमसीक्यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो गद्यांश और पद्यांश आते हैं ना, उसे हम लोग बिना पढ़े भी कर सकते हैं। बस वही बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, क्लास 12th में यदि 95% से अधिक अंक प्राप्त करना है तो मैं पढ़ाऊं जो ही आप लोगों को ध्यान में रखोगे तो काफ़ी है। इधर उधर दौड़ोगे ना तो फिर मेरा तो क्या लोगे, अपना समय खराब करोगे। और चाहे रही सीयूईटी 2025 का, जो स्टूडेंट्स टॉप यूनिवर्सिटी के बारे में सोच रहा है, सपने देख रहा है, जिसकी नींदें कभी कभी खुल जाती हैं सपना देखते हुए, क्या मैं टॉप यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, क्या आपने अपने कैरियर के बारे में डिसाइड कर रखा है पहले से, और उस एम उद्देश्य को यदि वह प्राप्त करना चाहता है तो उसे टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए। तो सीयूईटी 2025 की तैयारी करवाई जा रही है बेटा यहाँ पर। तो आप लोग हमारे इस चैनल पर आप लोग जुड़े रहिएगा, और आपको समय समय पर जो इन्फॉर्मेशन दी जाए आप लोगों को क्लास 12th और सीयूईटी 2025 के लिए, आप उसे उसी के अकॉर्डिंग, जो वे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, उसी वे के अकॉर्डिंग चलिए। सीयूईटी में 100% मार्क्स और क्लास 12th में 95% अधिक अंक प्राप्त हम लोग करेंगे आराम से। ठीक है, तो आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को क्लास 12th का जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने अपलोड किया है 2024-25 का, उसे हम लोग हल करने जा रहे हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, ये जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, ये सभी के सभी मैंने आप लोगों को करवा दिया। और मैंने ये भी कहा था, और कुछ चैप्टर्स में, कुछ में क्या, लगभग प्रत्येक चैप्टर्स में मैंने ये कहा था कि ये सवाल एक बार देख लेना यार, आ सकता है, आ सकता है। अब पता नहीं, सरस्वती माँ का इतना आभार कि जो लफ्ज जो निकलते हैं ना, ये सवाल आ सकता है, वो लगभग पेपर में आया हुआ है। तो आप यहाँ भी देख लेंगे, और आगे जो एग्ज़ाम होगा मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से कि बस आप लोग मेहनत करते रहिए, बढ़ते रहिए, 12th में भी अच्छे अंक प्राप्त करें। जो आप लोग टॉप यूनिवर्सिटी का सपना देखा है, सीयूईटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, अभी से करेंगे ना तो आप लोग 100% मार्क्स ही प्राप्त करेंगे। ठीक है, आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो सीयूईटी 2025 की तैयारी कर रहा है, तो आपके सामने सीधा सीधा एक कूपन कोड लिखा हुआ है Y551। इस कूपन कोड का प्रयोग करके महापैक से जुड़ जाइए आप लोग। आप लोगों को टॉप यूनिवर्सिटी, मैं वादा कर रहा हूं आज आप लोगों से, आप लोगों की उंगली ऐसे पकड़ के हम लोग सीयूईटी अड्डा के टीचर आप लोगों को छोड़ के आएंगे अपनी टॉप यूनिवर्सिटी में, आपकी टॉप यूनिवर्सिटी में। क्योंकि एक बार आप लोग महापैक से जुड़े तो आप लोगों को टॉप यूनिवर्सिटी हम दिलाएंगे आप लोगों को, पक्का। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि सर ने कहा हम दिलाएंगे, जो हम पढ़ाएं उसको आप लोग पढ़ना है, समझना है, बस, और कुछ भी नहीं करना। ऐसी ऐसी ट्रिक्स के साथ में ऐसे ऐसे चीज़ें हम आप लोग समझाएंगे कि उस सवाल को आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो देरी न करते हुए जो सैम्पल पेपर है 2024-25 का, एक बार हम लोग उसे देख लेते हैं। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था जो आपका सैम्पल पेपर है बेटा, वो आपकी बार 3 भागों में डिवाइड रहेगा। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड रहेगा, क, ख और ग। यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ आप लोगों के पास अपठित गद्यांश और पद्यांश होगा, अपठित गद्यांश व पद्यांश होगा। और यहाँ मैं बात करूँ
तो यहाँ आपकी एक बुक है जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, अभिव्यक्ति और माध्यम, ठीक है। हाँ, ये अभी अपनी फर्स्ट और सेकंड जो बुक है ना, 3 बुक है हमारे पास, आरोह भाग 2, वितान भाग 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम। ये बुक अभी हुआ नहीं है, लेकिन हो जाएगा। लेकिन आप लोग 23-24 का देख लेना, यहीं पर ही इसी चैनल पर। ये मैंने जो करवा रखा है वही सवाल यहाँ है। और रही बात ये तीसरा जो पार्ट है, इसमें आरोह भाग 2, आरोह भाग 2 और वितान भाग 2 से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, अपठित गद्यांश पद्यांश, अभिव्यक्ति और माध्यम और आरोह भाग 2 और वितान भाग 2 से सवाल संबंध। ये आपको दिमाग में भेजे में बिठा लो कि तीसरा जो पार्ट होगा, दोनों बुक होंगी आरोह और वितान, सेकंड पार्ट होगा अभिव्यक्ति और माध्यम, और पहला पार्ट होगा अपठित गद्यांश और पद्यांश। इसको भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से ट्रिक्स से समझा रखा है। आज ही मैं बताऊंगा उस ट्रिक्स को भी, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये आपका प्रतिदर्श प्रश्न पत्र जो है, जो 24-25 का है, बता चुका हूँ। हिंदी आधार जिसे आप लोग कोर बोलते हैं, कोड है अपना 302, ठीक है। कक्षा है ही आप लोगों की। अधिकतम मार्क्स जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा बेटा, मैक्सिमम। और समय आपको जो मैक्सिमम मिलने वाला है वो मिलेंगे 3 आवर्स, यानी 3 घंटे आप लोगों को मिलेंगे। यानी 3 घंटे में आप लोगों को ये 80 नंबर प्राप्त करने हैं। सर आप तो 100% नंबर की बात कर रहे थे, तो 20 नंबर आपकी स्कूल से जाएंगे बेटा, ठीक है। तो वो मिड टर्म की हम लोग तैयारी आप लोगों को करवा रहे हैं समय समय पर, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि 3 पार्ट होंगे, क, ख और ग। अभी बताया अपठित बोध पर आधारित, यानी अपठित गद्यांश पद्यांश होंगे यहाँ पे अभिव्यक्ति और माध्यम आपकी बुक आई गई है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पर आपकी आरोह और वितान भाग से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तीनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना कंपल्सरी है, अनिवार्य है। यथासंभव तीनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखे गए हैं। यानी मैं आप लोगों को यहाँ ये भी बताऊंगा एंड में, और आपको बता भी दिया है कि ये बुक कितने मार्क्स की होगी, ये आरोह भाग 2 कितने मार्क्स की आएगी, वितान भाग 2 कितने की आएगी। तो चिंता मत करो, तुम सोचो यार क्वेश्चन करवा दो। यार क्वेश्चन तो मैं करवा दूंगा, लेकिन समझ तो लो, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट का सिलेबस यदि यहाँ नहीं हुआ ना तो तैयारी अच्छी नहीं होने वाली है। जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि ये खंड कितने नंबर्स का होगा, ये खंड कितने नंबर्स का होगा, ये खंड कितने नंबर्स का होगा, तो फिर हम लोग नहीं दौड़ सकते अच्छे से। तो ये आपको ध्यान में रखना। ये मैं बता भी चुका हूँ कि 3 पार्टों में होगा, पहला खंड में इतने मार्क्स के होंगे, ये बुक इतने मार्क्स की होगी, ये बुक्स इतने मार्क्स की, सभी के बारे में मैंने बता रखा है। और वहाँ अब मैं यहाँ पे भी आपसे बात चर्चा कर लूँ। तो पहला आता है हमारा अपठित गद्यांश, जो हमने कभी नहीं पढ़ा। कभी किसी ने कहीं किसी बुक्स में या किसी 11th में 10th का कोई गद्यांश पद्यांश दे दिया जाता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इसका हल करने का तरीका मैं बता देता हूँ। पहली बात तो आप लोगों जो पेपर होगा वह कैसे होगा, ऑनलाइन नहीं होगा आपका, कैसे होगा, ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन हो रहा है तो बहुत अच्छा तरीका है आप लोगों के पास। पहले आप लोगों को पहला जो काम करना है अपठित गद्यांश पद्यांश में क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चंस को रीड करना है, क्वेश्चंस विद ऑप्शन। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन विद ऑप्शंस आप लोगों को सबसे पहला रीड करना है आप लोगों को, यानी कि पढ़ना है क्वेश्चंस को। उस गद्यांश पद्यांश जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हम लोगों को अच्छे से विद ऑप्शन पढ़ना है। पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम हम लोगों को क्या करना है, रीड करना है, लेकिन हमें उस गद्यांश दिया हुआ है तो गद्यांश को, और उस पद्यांश दिया हुआ है तो पद्यांश को हमें रीड करना है। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहला काम हम लोगों ने किया कि जो भी गद्यांश पद्यांश के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने रीड किया विद ऑप्शन। दूसरा काम हमारा क्या होगा दोस्तों, दूसरा काम होगा जो गद्यांश और पद्यांश दिया हुआ है ना उसको हमें पढ़ना है, रीड करना है, दूसरा काम। अब क्या करना है, तीसरा काम, जब आप इसे पढ़ रहे हो तो आपने जो क्वेश्चंस पढ़े थे विद ऑप्शन, ऑप्शंस के साथ में जो क्वेश्चंस पढ़े थे, वो जो शब्द आए थे ना उन शब्दों को, मुख्य मुख्य शब्द जो आए थे याद हैं उनको अंडरलाइन करते जाना, ऐसे ऐसे ऐसे, बस। तीसरा काम क्या करना है, अब आप लोगों को एक एक 1 by 1 क्वेश्चंस को पढ़ना है, रीड करना है, यानी कि पढ़ना है और उनके आंसर देना है। एक भी सवाल गलत नहीं होगा। आप लोग क्या करते हो, पहले गद्यांश पढ़ते हो, फिर क्वेश्चंस पढ़ते हो,
ये पुराना जमाना जा चुका है यार। मैं जो कह रहा हूँ उस तरीके को अपनाओ ना। तभी तो मैं कहता हूँ कि 95% अधिक अंक क्लास 12th में और सीयूटी में 100% मार्क्स मैं दिलाता हूँ आप लोगों को, और दिलाया भी, आप लोगों को पता भी होगा। जिन स्टूडेंट्स पढ़ा होगा पहले आप लोग कमेंट बॉक्स देखना, पूरा भर जाएगा ये आप लोगों के लिए बेटा, ठीक है। तो कोशिश करो। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोगों को ये जो क्वेश्चन है ना इनको पढ़ना होगा। ऐसे बात का महत्व किस पर आधारित होता है, माहौल पर, सकारात्मक या नकारात्मक होने पर, संवेदनशीलता पर, बोलने और सुनने वालों पर। ऐसे बापू के आचरण में हमें क्या नहीं मिलेगा, कथनी करनी में समानता, साधुत्व, जीतने की इच्छा, वाकपटुता। ऐसे इन सवालों को ऐसे ऐसे पढ़ते जाओगे, सभी को पढ़ लोगे एक एक साथ में। अब पढ़ने के बाद में अब इसको पढ़ना है आपको आराम से कि अच्छी बात करने वाला सभी का मान सम्मान हासिल करता है, जबकि अनावश्यक रूप से तिक्त यानी कड़वी बातें करने वाला, ये तो मैं बता रहा हूं आप लोगों, वहां तो आपको कोई नहीं बताने वाला, तो थोड़ा ध्यान रखना इन शब्दों को भी। बावजूद समाज में समुचित सम्मान नहीं प्राप्त कर पाता, बात व्यक्तिगत संबंधों की करें या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, हर जगह बातों की जादूगरी का बोलबाला है। अब देखो ध्यान से सुनना है, ऐसे आप लोग पढ़ लोगे और अंडरलाइन करते जाना इस प्रकार। राष्ट्रीय आ गया, हमने पढ़ा था, आया था, तो इस प्रकार अंडरलाइन करते रहना। ये तरीका अपना लिया तो बेटा एक भी सवाल गलत नहीं होगा, चाहे आपका क्लास 12th का हो, चाहे कहीं से भी हो, CUT 25 का हो, चाहे कहीं का भी कोई से भी एग्जाम का हो। तो ये तरीका अपनाना है। पहले सबसे पहला काम क्या करना है आप लोगों को, क्वेश्चंस को पढ़ना है विद ऑप्शन। दूसरा काम गद्यांश पद्यांश को पढ़ना है और मुख्य मुख्य शब्दों को अंडरलाइन करना है। और तीसरा काम क्या करना है दोस्तों, अब हमें एक एक क्वेश्चंस को पढ़ना है और आंसर देना है, बस। तो आप इसे पढ़ना इसी तरीके से, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मुझे क्या ये तरीका आप लोगों के लिए कारगर हुआ, सही साबित हुआ या नहीं हुआ। कमेंट करके जब तक नहीं बताओगे तो कहते हैं ना टीचर के पास एक तरीका नहीं होता, 50 तरीके होते हैं बेटा समझाने के। तो मुझे पता चले ये सबसे अच्छा तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसे ही पढ़ना आप लोग। तो बात का महत्व किस पर आधारित होता है, तो मैंने तो पढ़ लिया पूरा ये, ठीक है, तभी तो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। माहौल पर नहीं करता। देखो बात का महत्व किस पर आधारित होता है, तो किस पर आधारित होता है, सकारात्मक और नकारात्मक होने पर। यानी बात का महत्व यानी बात कैसी है, सकारात्मक है या नकारात्मक, उस पर आधारित होती है। नंबर 2 सवाल है, बापू के आचरण में क्या नहीं मिलेगा। बापू क्या नहीं मिलेगा, वाकपटुता बिल्कुल भी नहीं है, कथनी और करनी में समानता, जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं, ये थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन यहाँ पे है ना ये चीजें हमें नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। ध्यान से सुनना, देखो सॉरी क्या किया मैंने, क्या नहीं मिलेगा। देखो कथनी करने में समानता होती है, जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। साधुत्व तो वो साधारण इंसान तो थे ही। वाकपटुता चालाकी से भी कार्य करना पड़ता है यार, कोई कहते हैं ना कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली करना पड़ता है, तो सारे गुण थे बापूजी में। अब ये बिल्कुल भी नहीं थी कि कोई भी आंदोलन करेंगे वो जीतेंगे हम, नहीं। वो कहते हैं कि अपना जो कर्म है ना अंतिम समय तक जोर लगा दो। वही बात है, महेंद्र सिंह धोनी जी को याद कर लो, वो कहते हैं कि मैं जिस समय, वही बात है यहाँ पे आपको काम भी आएगी, धैर्य रखना है आप लोगों को। वो कहते हैं वही बापूजी वाला उपदेश या गुण में बात करूँ तो क्या, कि मैं हार और जीत के बारे में नहीं सोचता हूं, मैं अंतिम समय तक लड़ता हूं। बात की बात है वो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अंतिम समय तक आप लोग लड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत अवश्य आप लोग रंग लाएगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बात में सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा होती है, बात तो सही है। बात सम्मान अपमान पर आधार हो सकती है, ये भी बात सही है। विवाद का समाधान बात पर आधारित होता है, ये भी बात सही है। तिक्त बातें करने वाले गुणी होते नहीं होते, कड़वी बातें करने वाले गुणी होते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं होते। इसका मतलब आपका यहाँ पे 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों आंसर क्या है, सही है। तो यहाँ पे देख लो कहाँ पे 1, 2, 3 है, तो 1, 2, 3 ये रहा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। व्यक्ति की सफलता का मार्ग क्या है, व्यक्ति की सफलता का मार्ग बता सकते हैं, आपने पूरा का पूरा पढ़ा तो क्या है। देखो मैंने आपसे कहा था ना, इंसान को हमेशा क्या रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। अब देख लो एक बात समझो, हमेशा मान लो आपकी किसी भी दोस्त की कहीं पे लड़ाई हो गई,
अरे यार लड़ाई हो गई, चलो दौड़ो, दौड़ करके वहां पे लड़ने लग जाते हैं। तो ये समझदार ये बात है ना? ये तो गधों वाली बात होगी, नालायकों वाली बात होगी। आपको क्या करना है, उस लड़ाई की उस जो बात है ना, उस बात को धैर्य से समझो, समझ करके मनन करो, मनन करके फिर उसे आगे जो भी आपको कार्य करना है उसे करो आप लोग। तो क्या हो जाएगा, धैर्य के साथ सुनना, समझना और मनन करना और फिर उसके बाद बोलना। तो धैर्य के साथ क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग समझेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, मनन करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग उसे क्या करेंगे, बोलेंगे कि क्या उसका निष्कर्ष निकल सकता है। बात समझ में आई? यही कार्य आप लोग सेम चीजें धैर्य के साथ समझे, फिर उसे मनन करें, फिर उसे उसका आंसर दें। यही प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर देने में आप लोग ऐसा कर लेंगे तो कोई भी आंसर आपका गलत नहीं होगा बेटा, सारे के सारे राइट होंगे। चाहे कोई घर की बात हो, चाहे अपने जीवन से संबंधित बात हो, या कोई भी किसी भी सवाल का आंसर देने में हो। बात समझ में आ रही ना? तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। युद्ध करवाने और रोकने की जादूगरी का आधार बातें कैसे हो सकती हैं? यानी कि देखो, युद्ध करवाने और रोकने की जादूगरी का आधार बातें कैसे हो सकती है। आपने पूरा गद्यांश और पद्यांश पढ़ा, तो आप लोगों को एक बात यहां आई होगी कि नकारात्मक और सकारात्मक, ये दो बातें, कि देखो बात का निर्भर इस बात पर करता है कि वो हमारे मन के ऊपर सकारात्मक प्रभाव डाल रही है या नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। तो यही आपको आंसर है कि जो भी बातें हैं वो नकारात्मक और सकारात्मक भाव की संचारक बातें ही होती हैं। बस यही इसका राइट आंसर होगा। युद्ध करवाने रोकने की जादूगरी का आधार बातें कैसे हो सकती हैं, नकारात्मक और सकारात्मक, यही आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, कबीर के दोहे में वाणी अर्थात बातों की शीतलता से क्या आशय है। कबीरदास जी, जिनका जन्म 1398 में होता है, 1518 में निधन हो जाता है। सीयूटी के लिए बहुत अच्छा सवाल है। बीजक एक रचना लिखी जिसके उनके प्रिय शिष्य धर्मदास ने 1464 ईस्वी में संकलित करा, जिसे 3 भागों में, साकी शबद रमेनी में। ठीक, अब बीजक कबीरदास जी, तो इनके दोहों में वाणी यानी जो बोलते हैं, बातों में की शीतलता से क्या आशय है, तो क्या है, मनुष्य जो बातें करे उनमें सकारात्मक भाव हो और संवेदनशीलता हो, राग हो और स्नेहशील। स्नेह है क्या होता है, प्रेम। राग क्या होता है, प्रेम। सेम चीजें हैं, प्रेम प्रेम यानी कि अच्छी लगने वाली बात को, यानी कि सकारात्मक भाव भी होना चाहिए, संवेदनशील भी होना चाहिए। तो उनकी वाणी हमें यही शिक्षा देती है। जो उस समय उन्होंने जो कहा ना, आज वर्तमान में भी वो बिल्कुल ही सत्य है। ऐसा नहीं है कि वो सही नहीं है, आज भी सही ठहरती हैं उस समय की बातें। 120 साल जिए थे, 1398, 1518, आज 2024, तो आप सोचो। तो उनकी वो बातें आज भी हमें सकारात्मक भाव प्रदान करती हैं और संवेदनशील और प्रेम का भाव तो संचारित होता ही है। नेक्स्ट है, कथनी और करनी का भेद समाज को कैसे चोट पहुंचाता है। तो आपने पढ़ा होगा, तो अविश्वसनीयता का संचार होता है जिससे आपसी संबंध बिगड़ जाते हैं। तो कथनी और करनी का भेद समाज कैसे चोट पहुंचाता है, अविश्वसनीयता का संचार, जिसमें बातों में विश्वास न हो। आप झूठ बोलते जाइए बोलते जाइए बोलते जाइए, तो आपको विश्वास कौन करेगा, जिससे आपका संबंध जो होता है एक दूसरे से क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और फिर आपको पता ही है, तो आप जैसे कहते हैं वैसा नहीं करेंगे तो विश्वास कौन करेगा। वही बात है कि जब चुनाव होते हैं तो नेता, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े वादे फेंकोलॉजी फेंक देते हैं, करते कुछ नहीं है, चाहे कोई सी भी सरकार हो, XYZ। अब देखिए यहाँ पे दिए गए पद्यांश पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेम है, अब ये पद्यांश आ गया है, तो पहला काम क्या करना है आप लोगों को, पहला काम क्वेश्चंस को रीड करना है विद ऑप्शन, यानी ऑप्शन के साथ सभी प्रश्नों को क्या करना है, पढ़ना है आप लोगों को। दूसरा काम पद्यांश को रीड करना है। तीसरा काम अंडरलाइन यानी रेखांकित करना है शब्दों को, मुख्य मुख्य शब्दों को।
चौथा काम, फिर 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चंस को पढ़ो और उसका आंसर देते जाइए। सेम है। एक बार मुझे आंकड़ों की उल्टियां होने लगी, गिनते गिनते जब संख्या करोड़ों को पार करने लगी मैं बेहोश हो गया। होश आया तो मैं अस्पताल में था, खून चढ़ाया जा रहा था, ऑक्सीजन दी जा रही थी कि मैं चिल्लाया। डॉक्टर मुझे बुरी तरह हंसी आ रही, यह हंसाने वाली गैस है शायद, प्राण बचाने वाली नहीं है। तुम मुझे हंसने पर मजबूर नहीं कर सकते। इस देश में हर एक को अफसोस के साथ जीने का पैदाइशी हक है, वरना कोई माने नहीं रखते हमारी आज़ादी और प्रजातंत्र लोगों द्वारा शासन। बोलिए नहीं, नर्स ने कहा, बेहद कमजोर हैं, बड़ी मुश्किल से काबू से आया रक्तचाप। डॉक्टर ने समझाया, आंकड़ों का वायरस है, बुरी तरह फैल रहा है आजकल, सीधे दिमाग पर असर करता है। भाग्यवान है आपकी, बच गए, कुछ भी हो सकता था आपके। आंकड़ों का वायरस, कुंवर नारायण जी, जिनका जन्म 1927 में होता है। सीयूटी के लिए बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। चक्रवर्ती, जिनकी रचना बहुत अच्छी है। अब देखो एक एक सवाल। कवि के अनुसार आंकड़ों से क्या किया जा सकता है? आंकड़ों से सच छिपाया जा सकता है, आंकड़ों से आज़ादी में बाधा उत्पन्न की जा सकती है, आंकड़ों से अफसोस उत्पन्न होता है, आंकड़ों से हंसाया जा सकता है। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? आपने देखो, पहली बात तो सीधी सी बात है, आप लोग एक एक चीज को अच्छे से पढ़ेंगे ना, तब जाकर के आप लोग इसका सही राइट आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो आंकड़ों से सच को क्या किया जाता है? छिपाया जा सकता है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। इसका कथन एक ही सही है और सारे गलत है। एक बार आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स करके बताइएगा। कवि की हंसी का संभावित कारण क्या था? संभावित, जिस पर संभावना की जा सकती है। खून तथा ऑक्सीजन चढ़ाया गया, हंसाने वाले गैस, गलत और झूठे आंकड़े, आंकड़ों की उल्टियां। तो बता सकते हैं कवि का हंसी का संभावित कारण क्या था? संभावित कारण आपको संभावना करके बतानी क्या था? तो क्या कह रहे थे? गलत और झूठे आंकड़े, ये था संभावित कारण, ठीक है। अब देखिए यहां पर अच्छे से ध्यान से समझना कि कॉलम 1 और 2 को मिलाना है। आज़ादी और प्रजातंत्र, आंकड़ों का वायरस, अफसोस के साथ जीना, गुमराह रखने का हथियार, मैं को सच को छुपाना हो गया, नंबर 2 हो गया। 1 में 2 देखो कहीं आ रहा है क्या? 1 में 2, 1 में 2, 1 में 2 यहाँ आ रहा है ना, यहाँ भी आ रहा है। यथार्थ में रहना, अफसोस के साथ जीना, आज़ादी और प्रजातंत्र। यथार्थ में रहना, अफसोस के साथ जीना, 1 नंबर। 2 में 1 देखो कहीं है क्या? सॉरी, 2 में 3 है, 2 में 3 और 1 है, ये होगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर। देख लेना एक बार आप भी, ये अपठित गद्यांश पद्यांश से ध्यान रखना। आंकड़ों की उल्टियां, कवि से क्या तात्पर्य? आंकड़ों की उल्टियां करने से कवि की क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य? हाँ, आंकड़ों की उल्टियों से कवि क्या तात्पर्य है? तो आंकड़ों से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम, इंसान झूठ को सच मानने लगता है, और संख्याओं का लंबा चौड़ा जाल बुना जा सकता है जो भ्रामक है। तो याद रखना, आंकड़ों से क्या उत्पन्न होता है? भ्रम। और दूसरी बात क्या है? आंकड़ों से झूठ को सच मानने लग जाते हैं, ठीक है। तीसरी बात है, संख्याओं का लंबा चौड़ा जाल बुना जाता है, संख्याओं का लंबा चौड़ा जाल बुना जा सकता है। कहने का मतलब क्या है? आंकड़ों की उल्टियां मतलब क्या है? भ्रम को छिपाना, सच बात को झूठ बना देना। अदालत में देखा होगा आप लोगों ने, मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक छोटी सी बात को बहुत लंबी पहुंचा देना, या आंकड़ों में बात को, सच बात को छुपा देना, यही है आंकड़ों की उल्टियों से मतलब। आंकड़ों का वायरस सीधे दिमाग पर कैसे असर करता है? आंकड़ों का वायरस, वही बात है, सेम चीजें, झूठ सच भ्रामक, यही आएंगे देखना। आंकड़ों से भ्रम उत्पन्न किया जाता है, इंसान झूठ को सच मानने लगता है, लंबा चौड़ा, ठीक है। तो अरे एक मिनट रुको, आंकड़ों की उल्टियां मतलब है आंकड़ों से घिरे रहना। सॉरी बेटा, मैंने कहा ना, मैंने अभी कहा ना, सेम चीज़ें आएंगी वहाँ पे, इसीलिए सेम चीज़ें हो गई वो। तो क्या है कि आंकड़ों में जो अक्षर थे ना, जो आंकड़े, उसमें अत्यधिक घिरे रहना, आंकड़ों से अत्यधिक घिरे रहना, इसका अर्थ, इसका आंसर ये होगा, आंकड़ों से घिरे रहना। हाँ,
एक बार इसको मैंने जैसा कहा ना वैसे पढ़ के देखना, एक बार इसको अच्छे से आंसर आपको आराम से मिल जाएगा, आंसर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो भाई देखो अपठित गद्यांश पद्यांश है, ठीक है। हाँ, जो पठित आ रहा है तीनों बुक से, अभिव्यक्ति और माध्यम, आरो भाग 2, यहां से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ध्यान रखना। और इसमें भी नहीं आएगी अपठित गद्यांश पद्य, जैसा कह रहा हूँ बस वैसे ही करना। तो आंकड़ों के बारे सीधे दिमाग में कैसे असर करता है? छठ को यानी कि सच को झूठ बना देना है, आंकड़ों में ही सच को छुपा देना, भ्रम पैदा कर देना। तो वही बात है, आंकड़ों से भ्रम उत्पन्न किया जाता है, इंसान को झूठ को सच मानने लगता है, संख्याओं का लंबा चौड़ा जाल बुना जाता है, जो क्या है, भ्रामक है। डॉक्टर के अनुसार कवि के साथ कुछ भी हो सकता है, इससे क्या तात्पर्य है? तो कवि आंकड़ों का शिकार हो सकता है, हो सकता था। सभी अपनी बात समझाने के लिए आंकड़ों के खेल में लगे हैं, आंकड़ों को अपने हित में बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। आंकड़े सच को सामने लाने की जगह सच को छिपाने के लिए अपनी सुविधा अनुसार दर्शाए जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? कोई भी कवि अपनी बात को पाठकों तक अच्छे से समझाने के लिए अपनी कल्पनाओं का सहारा लेता है, अपने उन शब्दों को, उन भावों को, उन आंकड़ों को प्रस्तुत करने की कोशिश करता है कि सामने वाला इंसान, पाठक जो है वो अच्छे से समझ सके। तो उन्हें बढ़ा चढ़ाकर वो पेश करने को, काफ़ी बार जो बात सीधी होती है वो उलझ भी जाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा, बात सीधी थी पर, याद हो तो उम्मीद करता हूँ ऐसा एक सवाल आएगा, ठीक है, इसमें है, मैंने पढ़ा था, ठीक है, तो देख लेना इसको। अब यहाँ पे देखिए, ये एक आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से एक निबंध आता है जो आपका 6 मार्क्स का होता है। तो किसी एक विषय पर 120 शब्दों में निबंध लिखना है लगभग। विद्यालय का वह खास दिन, बारिश में बिन छतरी, हवाई जहाज के बिना दुनिया। तो विद्यालय के खास दिन पर आप लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हो, और आप कल्पना के शायर हैं, अपने कल्पना बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो सुपर्ब है दोनों के दोनों। तो इसको कैसे अंक मिलेंगे हमें, 6 मार्क्स कैसे मिलेंगे? देखो, आरंभ करें ऐसे शब्दों से जिसमें आप जो एग्जामिनर है देखते ही 1 नंबर दे आप लोगों को स्टार्ट। विषय वस्तु पर 3 अंक मिलेंगे, जो आप मध्य भाग में क्या लिख रहे हैं, विद्यालय के खास दिन, कैसे आपको लिए खास दिन बना, हाँ। और फिर इस पे करो बारिश में बिन छतरी, तो बिना छतरी के बारिश में आपने कैसे अपना रेनी डे बनाया। इस प्रकार से प्रस्तुति और भाषा के एक अंग, यानी कोई भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, कोई मीनिंग्स। फिर भी कोई दिक्कत हो तो यूट्यूब पर लिखना शब्द शुद्धि बाई राजेंद्र सर, या वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ बाई राजेंद्र सर। तो मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हो ही जाऊंगा और आप लोग बहुत अच्छे से समझा भी दूंगा। नेक्स्ट सवाल है, अब 4 प्रश्नों के आंसर देना है और 40 शब्दों में आंसर देना है। एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, 8 नंबर का। कहानी और नाटक किन बिंदुओं पर समान होते हैं? यानी कहने का मतलब, एक कहानी होती है, एक नाटक होता है। देखो, समानता बतानी है तो दोनों में आप लोगों को पता होगा, पात्र जो होते हैं वो समान होता है, जो काल होता है वो भी समान होता है, जो वातावरण होता है वो भी समान होता है, जो संवाद होते हैं वो भी समान होते हैं, जो द्वंद्व होता है वो भी समान। कहने का मतलब क्या है, किसी भी कहानी को नाटक में परिवर्तित करते हैं तो 3 चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, काल, वातावरण और समय विशेष का, जो क्षेत्र विशेष का, जो अभी बताया मैंने। लेकिन यहाँ पे समानता पूछी गई, तो देखो फिक्स होंगे। अब ये आप कहानी और नाटक में है, यदि किसी कहानी को नाटक में परिवर्तित कर रहे हैं तो उस समय के अनुसार वो बदल जाता है, लेकिन समान। वातावरण होता है परिक्षेत्र जिसे कहते हैं, संवाद समान होगा, द्वंद्व भी समान होगा, ठीक है। तो कहानी और नाटक दोनों में कहानी, पात्र, परिवेश, कहानी का क्रमिक विकास, संवाद, द्वंद्व, चरम उत्कर्ष होता है। अब आपको देखो 40 शब्दों में इसका आंसर देना है। आप लोगों को यहाँ बताना है कि कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है, जिसमें कहानी का जो 1/4 जो वो होता है, जो सारांश होता है, पूरी कहानी का निचोड़ उसी में आ जाता है। उसी प्रकार नाटक में भी जब भूमिका लिखी जाती है तो इस प्रकार से आप लोग उसे मैंने बता रखा है, ये चीज़ें आप लोग एक बार देखिएगा, व्युक्ति माध्यम जितना मैंने पढ़ा है एक बार जाकर के देखिए, सेम का सेम है। नेक्स्ट, अप्रत्याशित विषयों पर लेखन से क्या अभिप्राय? देखो अप्रत्याशित क्या होता है, देखो अधन, प्रतिधन, आशा धन, इत। अप्रत्याशित किसे कहते हैं? जिसकी कोई आशा नहीं की गई हो, जो रटा रटाए नहीं है आप लोगों के लिए,
रटा रटाया बिल्कुल भी नहीं है, यानी जिसकी आपने आशा ही नहीं की। मैं कह दूं आप क्लास 12th में अच्छे से मार्क्स प्राप्त करके जा रहे हैं, पहला दिन कैसा था उसके बारे में लिखो आप, तो वो होता है अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। ये ध्यान रखना है, जिसकी आपको आशा नहीं कर सकते थे और जो रटा रटाया नहीं है आपका, उस पर लेख लिखना, वो होता है अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। देखो मैं समझा, ए उपसर्ग प्रति उपसर्ग आशा, आशा इत प्रत्यय है, ए यानी नहीं, यानी जिस पर आशा हमें नहीं की गई थी। मैंने कहा ना 12th पास करके जा रहे अच्छे मार्क्स के साथ में आप लोग, उस पर आपको एक लेख लिखना है, 2 नंबर का 40 शब्दों में लेना। ऐसे विषय जिनकी कभी आशा भी नहीं की हो, सेम आंसर है जो मैं बता रहा हूँ। विषय की कोई भी जो पहले से पढ़ा ही नहीं या रटा रटाया नहीं हो, जिन्हें आपको पढ़ा हुआ नहीं है बिल्कुल। आपने क्या सोचा था कभी सर लास्ट अंतिम दिन हम जा रहे हैं और पहले दिन के बारे में लिखवाए यार? तो वही बात है, आप लोगों को मौलिक लेख होता है ये। जब इसका लाभ पूछे तो ये होता है मौलिक लेख होता है ये, जिसमें हमारा लेख भी अच्छा सुधर जाता है अच्छे से, और वो कहते हैं ना कि नया कुछ सीखने को भी यहाँ पे मिल जाता है। ये लाभ होते हैं पूछेगा तो। रेडियो संचार का कैसा माध्यम है? 2 सीमाएं, 2 कमियां। सीमा क्या होती है? कमियां, कमी लिखनी है। तो कैसा माध्यम है? दृश्य श्रव्य या दृश्य श्रव्य? तो कैसा है? केवल हम लोग सुन सकते हैं, श्रव्य माध्यम है। कमियां क्या होती है? क्या होती है कमियां? क्या हम मान लो कोई शब्द आया रेडियो पे, क्या हम उस पर सोच विचार कर सकते हैं? तुरंत आंसर मिल सकता? नहीं। क्या हम उसे बैक वापस ला सकते हैं? नहीं। क्या हम उसे मतलब चाहे जब सुन सकते हैं? नहीं, समय के अनुसार। तो ये सारी कमियां देख लो। श्रव्य माध्यम है, 1 अंक तो इसी का मिल गया, और सीमाओं में 2 सीमाएं बतानी तो 1 आधा अंक कट गया। रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं, मैंने कहा ना पीछे वापस नहीं जा सकते हैं। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर है तो संभवतः श्रोता तुरंत स्टेशन बंद कर देते। ये देखो कैसे है, देखो ये विचार नहीं है, सांकेतिक है, इस पर आप लोग चेंज कर सकते अपने अकॉर्डिंग। मैंने आपको सीमाओं में 2-2 नहीं करवा रखी, अब मैंने आपको 5-5, 6-6 सीमाएं करवा रखी, कमियां करवा रखी, उनमें से कोई सी भी लिख देना जो आपको अच्छी लगी वो लिख देना। तो ये विचार नहीं है, आप इनको चेंज कर सकते हो, लेकिन इससे चेंज नहीं कर सकते आप। कभी तुम सोचो इसको चेंज कर दे, नहीं, कमियों का आप लोग चेंज कर सकते हैं। फ्रीलांसर पत्रकार कौन होता है? देखो पत्रकार 3 तरह के होते हैं। एक होता है पूर्णकालिक पत्रकार, एक होता है अंशकालिक पत्रकार, ठीक है, जिसे स्ट्रिंगर भी कहते हैं हम लोग, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। एक फ्रीलांसर पत्रकार। पूर्णकालिक तो क्या होता है? जिसे नियमित मानदेय मिलता है, और अंशकालिक क्या होता है? जिसे निश्चित मानदेय मिलता है, जो का त्यों करवा रखा है, ध्यान रखना। फ्रीलांसर क्या होता है? जो भुगतान के आधार पर, किसी पत्रकार से फिक्स कोई संबंध नहीं होता है, भुगतान के आधार पर जाकर के किसी भी अखबार में अपनी खबरें छाप देता है, बस उसे कहते हैं फ्रीलांसर। फ्री है वो, फ्रीलांसर है वो, जहां पैसा मिलेगा वहीं जाकर के अपनी खबरें छाप देता है, ठीक है। पूर्णकालिक जिसे नियमित मानदेय मिलता है, अंशकालिक जिसे निश्चित मानदेय मिलता है। तीनों पत्रकारों के बारे में मैंने बता रखा है, पत्रकार कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से उनकी परिभाषाएं, उनके क्या होता है, उसी प्रकार से। तो फ्रीलांसर क्या होता है? जिसका संबंध किसी भी अखबार से नहीं होता है, बता चुका हूं, वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता रहता है, उसे कहते हैं फ्रीलांसर पत्रकार। नेक्स्ट वाला है नए और अप्रय विषयों पर लेखन 2 लाभ। आगे ना वहां पे कमियां, वो सॉरी अप्रत्यक्ष विषयों पर लेखन, वहां तो क्या था कि जिसकी अपने कल्पना नहीं, जो रटाया और नहीं गया था, जो रटा हुआ नहीं है, जिस पर हमें आशा नहीं की गई थी, वो पूछा गया था। क्या अभिप्राय पूछा गया, तात्पर्य पूछा गया था। मतलब अभिप्राय का अर्थ ही क्या होता है? तात्पर्य। तात्पर्य भी कह सकते हैं, अर्थ भी कह सकते हैं, मतलब भी कह सकते हैं, ये सारे एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो वो तो ये था। अब आपसे लाभ पूछा गया है यहाँ पे, तो मैं बता चुका हूं आप लोगों को। मौलिक लेख होता है एक, तो ये ध्यान रखना, मौलिक रचना होती है, लेखन कौशल में अत्यधिक विकास होता है, जिस पर वही बात है नए, यानी कि नया कोई भी अप्रत्याशित विषयों पर, जिस पर कोई आशा नहीं की आपने, जिस पर आपने आशा नहीं की कि इस पर मुझे कभी लिखना पड़ सकता है,
आप पिकनिक पर गए मान लो, और फिर टीचर ने कहा हाँ रे राजेंद्र खड़ा हो, आप पिकनिक पर गए थे, तो उस पर एक लेख लिखिए। तो आपको लेखन में अभ्यास होगा, मौलिक लेख होगा आप लोगों के लिए, वो तो मौलिक रचना है। आप लोगों लेखन का विकास होगा, आप क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे इसका आप लोगों को पता चल जाएगा, कैसा लिखते हैं कैसा नहीं, ये सब चीजें आप लोगों के सामने आ जाएगी, ये चीजें। नेक्स्ट, ये भी विचार नहीं है, आप इसकी जगह और कुछ भी, लेकिन इसको नहीं चेंज कर सकते और इसको आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रिंट और मुद्रित माध्यम से आप क्या समझते हैं? भाई छपे हुए हैं जिस पर हम लोग विचार कर सकते हैं, कभी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसकी किन्हीं 3 विशेषताओं को रेखांकित करो। भाई आप मान लो किसी शब्द का अर्थ समझ भी नहीं आया, आप आराम से बैठ करके सोच विचार कर सकते हैं, आप उसे संभाल कर रख सकते हैं, कभी पढ़ सकते हैं उसे, आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, ठीक। तो स्थायित्व तो होता ही है, रुचि और इच्छा के अनुसार धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, पढ़ते पढ़ते कहीं भी रुककर सोच विचार कर सकते हैं। ये विचार नहीं है, मैंने पढ़ा जो का त्यों क्वेश्चन करवाया है, मैंने जो का त्यों करवा रखा है, एक नहीं 5 5 7 7 विशेषताएं बता रखी है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, उल्टा पिरामिड शैली किस प्रकार के लेखन की बुनियादी शैली है? मुख्य 3 भागों को स्पष्ट करो। देखो उल्टा पिरामिड शैली जो होती है ना, ऐसे होती है, 3 भागों में डिवाइड होती है। इसे मुखड़ा या इंट्रो कहते हैं, इसे बॉडी या निकाय कहते हैं, बॉडी या निकाय कहते हैं, और इसे समापन निष्कर्ष जिसे कहते हैं। अब ये उल्टा पिरामिड शैली ना, ये अमेरिका में इसका विकास हुआ था गृह युद्ध के समय, ठीक है। एक तो ये बात ध्यान रखना, 3 भागों में, और सर्वोत्तम समाचार लिखने की सर्वोत्तम सबसे अच्छी शैली मानी जाती है, पहली बात तो ये 3 भागों में। अब जो मुख्य बात होती है ना, सबसे मुख्य बात होती है वो यहां लिखी जाती है, और इसमें 4 ककारों का प्रयोग किया जाता है। 4 ककार कौन कौन से? क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और किसने किया, यानी कौन जिसे कहते हैं। इन चारों का जवाब होता है, और बचे 2 ककार जिनमें किसी भी समाचार को लिखने के लिए हमें 6 ककारों का जवाब दिया जाता है। क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, क्यों हुआ और कैसे हुआ। ये सब क्यों और कैसे का प्रयोग यहाँ पे हम लोग करते हैं, कैसे और क्यों। ये 4 होते हैं ना, ये सूचनात्मक तथ्यों पर आधारित होते हैं, ये भी ध्यान रखना, आगे सवाल पूछा जा सकता है। और ये 2 ककार होते हैं ना, ये विवरणात्मक, व्याख्यात्मक आदि पर तथ्यों पर आधारित होते हैं। याद रखना, उल्टा पिरामिड शैली किसी भी समाचार को लिखने की सबसे अच्छी उत्तम सर्वोत्तम शैली मानी जाती है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो पार्ट है जिसे बॉडी या इंट्रो के नाम से जानते हैं, सॉरी मुखड़ा या इंट्रो के नाम से जानते हैं। दूसरा पार्ट है जिसे बॉडी या निकाय के नाम। तीसरा है समापन। इसमें सबसे मुख्य जो बात होती है, क्लाइमैक्स जो होता है, वो सबसे पहले लिखा जाता है, मुख्य बात को, जिसमें 4 ककारों का प्रयोग किया जाता है। 3 या 4 बोलते, 4 मान लो पहले, जो सूचना में तथ्यों पर आधारित होते हैं, क्या, कब, कहाँ और कौन। और अंतिम जो बॉडी और निकाय और जो समापन होता है, उसमें अंतिम 2 ककार जो विवरणात्मक व्याख्यात्मक तथ्यों पर आधारित होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। तो समाचार की बुनियादी शैली 1 अंक लिख दिया, बता दिया मैंने। 3 अंक 3 भाग, देखो ऐसे मैंने बताया था ना, ऐसे ये बॉडी या इंट्रो, ये बॉडी या निकाय, निकाय भी होता है इसका नाम दूसरा, और निष्कर्ष या समापन, ये ध्यान रखना। ये बातें याद कर लेना, आगे काम में आएंगी। यहाँ से सवाल आएगा 101%। नेक्स्ट है, खेल पत्रकारिता के महत्व के रेखांकित करते हुए बताइए कि खेल पत्रकार में क्या क्या विशेषताएं। देखो किसी भी क्षेत्र में, पत्रकारिता का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे व्यापारिक हो, चाहे खेल हो, कोई भी हो, उस क्षेत्र की आपको गहरी जानकारी होना बहुत जरूरी, छोटी छोटी बातें आपको पता होना बहुत जरूरी है। बिना छोटी छोटी बातों के आप आगे कोई भी किसी भी, जब कोई भी कार्य हो यार, जैसे मान लो मैं हिंदी पढ़ाता हूं, यदि मुझे छोटी छोटी जानकारी भी नहीं होंगी तो मैं फिर आगे नहीं बढ़ा सकता, आगे अच्छे से नहीं पढ़ा सकता। बोलो बात कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। अब मुझे मान लो क्रिकेट के बारे में कोई
किसी की क्रिकेटर के बारे में लिखना है तो पहले मुझे उसके इतिहास के बारे में पता होना चाहिए, उसके भूतकाल के बारे में पता होना, उसने क्रिकेट खेलना कब शुरू किया, फलाना ढीका, यदि उसे अर्जुन पुरस्कार मिला तो कैसे मिला, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। मतलब कहने का मतलब क्या है, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ उसकी बारीकी से बारीकी जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है बेटा। तो वही बात यहाँ है। खेल के कैरियर के आज अपने उफान पर है। खेल पत्रकारों के लिए अद्भुत कैरियर के अवसर है, 2 अंक मिल जाएंगे। खेल पत्रकार की विशेषताएं 2 अंक है। खेल के तकनीकी नियमों बारीकियों की समझ होना, खेल विशेष की कीर्तिमानों की जानकारी, ये विचार नहीं है, आप इनकी जगह कोई भी चेंज कर सकते हैं बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आरोह और वितान भाग पर आधारित क्वेश्चन है, कुल 40 मार्क्स के होंगे, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। तो पहला ही है आपको, देखो बादल राग आ गया, बादल राग निराला जी द्वारा लिखित, याद हो तो अनामिका में संग्रहित 6 खंडों में, याद है कुछ 6 खंडों में। फिर बादल को क्रांति का प्रतीक बताया गया है, याद है कुछ, थोड़ा बहुत तो याद होगा भाई। अब देखो फिर बार बार गर्जन मूसल है, वर्ष मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, असनी पासे सापित 1970। यदि इस कविता का अच्छे से सार पढ़ना, अच्छे से हिंदी अर्थ पढ़ना है तो आप लोग यहीं पर इसी चैनल पर आप लोग देखो, अच्छे से मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, 1 शॉट में पढ़ा रखा है और वैसे भी पढ़ा रखा है आप लोगों को। तो ऐसे भी नहीं ना तो फिर ऐसे लिखना यूट्यूब पर जा कर के, बादल राग बाई राजेंद्र सर, मैं आ जाऊंगा बहुत अच्छे से गजब का, और फिर मुझे कमेंट करके बताना पाठ का सार, फिर मुझे बताना हाँ सर आपने वास्तव में सही कहा था बेटा, गलत नहीं कह रहा हूँ। प्रत्येक चैप्टर का एक एक कविता का एक एक शब्द का अर्थ मैंने बहुत अच्छे समझाया आप लोगों को, और मुझे अच्छा भी लगता है कि हाँ यार आज जो मैंने पढ़ाया था बच्चों को, वो कल जो मैंने पढ़ाया था आज बच्चों को बहुत अच्छे से काम आ रहा है। तो वही बात आपको ध्यान में रखना। तो इसको देखो बिना पढ़े हम लोग आंसर दे रहे हैं, देखो अच्छे से। क्रांति का लाभकारी वर्ग कौन सा है? लाभ, क्रांति का शंखनाद जब होता है तो लाभ किसे मिलता है? पूंजीपति का ना, छोटे पौधे नो शोषित वर्ग को मिलता है भाई। डरता कौन है? डर किसको लगता है? शोषित वर्ग को लगता है, पूंजीपति वर्ग को लगता है। इसे शोषक वर्ग और ये शोषित वर्ग जिसका शोषण किया गया पूंजीपति वर्ग द्वारा, महाजन वर्ग द्वारा। गगन स्पर्श स्पर्धा धीर, अरे भाई बड़े बड़े पर्वत जो बादलों को स्पर्श करने की होड़ में लगे हुए हैं उसके बारे में है सही कथन का। आसमान को छूने की कोशिश, बादलों को छूने की कोशिश, अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना, चुनौतियों का सामना करना। तो बादलों को नहीं, अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना। बोलो बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर? आपने भी तो पढ़ा है। देखो ऊंचे ऊंचे पर्वत बादलों को छूने की कोशिश कर रहे हैं तो अत्यधिक, ये तो सीधा सीधा आंसर हो गया। बादलों को छूने की चाह, आसमान को छूने की कोशिश सेम है। बताओ कोई कुछ अंतर है? यहां देखो अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना, यहाँ सीधा सीधा देखो। कभी भी कविता का सीधा सीधा आंसर मत दे देना। कोई भी कविता हो, पद्यांश हो, सीधा सीधा आंसर नहीं पूछा जाए, ऐसे आपको टेढ़ा चलना होगा प्रतीक के रूप में, तब जाकर के आप उस कविता का अच्छे से अर्थ समझ सकते हैं, जो मैंने अच्छे समझा रखा है आप लोगों को। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्रांति के जैसे वज्र गर्जना, क्रांति के हथियारों के जैसे वज्र गर्जना, क्रांति के बादलों के जैसे वज्र गर्जना वीरों, क्रांति के बादलों के जैसे वज्र गर्जना। कहने का मतलब क्या है कि जो बादल है वो भयंकर रूप से कठोर, वज्र कठोर भयंकर रूप से गर्जना कर रहे हैं क्रांति के रूप में। क्रांति से शोषकों के शोषण का अंत संभव है। हाँ यस है, जब जब क्रांति हुई तब तक यही हुआ है, सही है। क्रांति शोषितों के अधिकार सुनिश्चित करवा पाती है। क्रांति शोषितों के अधिकार सुनिश्चित, हाँ करवा पाती, ये भी सही है। तो दोनों सही है, ये देखो दोनों कहाँ सही है, ए और कारण दोनों सही है, किंतु कारण और उसकी व्याख्या नहीं, ये भी गलत है। ए और दोनों सही है, कारण कथन सही व्याख्या, ये सही है। 4 नंबर। तेज बरसात या क्रांति से कौन धराशायी हो जाते हैं?
तेज क्रांति, कौन? पूंजीपति वर्ग। भाई है क्या कहीं? देख लो एक बार जल्दी से, कहीं है क्या? तेज बरसात और क्रांति से कौन धराशायी हो जाते हैं? बड़े वृक्ष और पूंजीपति, यार है ना, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित प्रश्नों के को ध्यान पूर्वक पढ़ के इन 2 प्रश्नों का 60 शब्दों में आंसर देना है आप लोगों को। देखो, दिन ढलने के बाद लौट रहे राही के कदम शिथिल क्यों हो जाते हैं? पाठ के एक गीत के आधार पर कहाँ से लिया गया? राही, राहगीर, पथिक जिसे कहते हैं। तो दिन ढलने के बाद लौट रहे राही की कदम शिथिल क्यों? शिथिल, ये स्वयं ने कवि के बारे में लिखा है। निशा निमंत्रण से, याद है? निशा निमंत्रण, हरिवंश राय बच्चन। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यहां से लिया गया है बेटा। तो आपको पता होगा, उम्मीद है मुझे। पहला तो पथिक के बारे में, जो अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए पूरे दिन चलता रहता है, फिर उन्हें याद आती है मुझे चलते चलते कहीं रात न हो जाए, मैं कहीं रास्ता न भटक जाऊं। तो वही बात यहाँ पे है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है आप लोगों को? कहने का मतलब यही है दोस्तों, यदि आप लोग मेहनत करना चाहते हो तो अच्छे से पढ़ाई करना होगा आप लोगों को, बेस्ट तरीके से पढ़ना होगा आप लोगों को। और ये जो कहती हूँ, इसमें क्या है, कवि ने जब कवि के पैर शिथिल क्यों हो जाते हैं, समझो ध्यान से। जब कवि अपने घर आ रहा होता है तो अपने पैरों से तेज गति से चलता हुआ आ रहा है, फिर कवि को दिमाग में आता है कि यार मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, तो मैं तेज क्यों चल रहा हूँ। कवि को जैसे ये प्रश्न अपने दिमाग में आता है तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है और उन पैरों में क्या आ जाती है, शिथिलता आ जाती है। कोई व्याकुल नहीं है तो मैं क्यों चल रहा हूँ, बहुत दर्द होता है कवि को। कवि का जीवन एकांकी व्यतीत करा, क्योंकि अकेलापन था उनके जीवन में। शाम के समय उसके आने का इंतजार, व्याकुल होने वाला कोई नहीं था, अतः किसके लिए तेजी कर जाने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार के विचार आते ही राही के कदम धीमे हो जाते हैं, बिल्कुल ही, ये ध्यान रखना है। मतलब ये जो कविता है इसमें केवल 3 ही पद्यांश हैं। एक तो पहला पथिक का है जो प्रेमिका से मिलने जा रहा है, एक चिड़िया है जो अपने बच्चों की याद आई, पंखों तेजी से उड़ने की कोशिश करती है कि बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, घोंसले से बाहर झांक रहे होंगे। तीसरा कवि ने स्वयं के बारे में लिखा है, तो ये कवि के लिए आया है, हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है हमारा पाठ कवितावली के आधार पर स्पष्ट करेगी क्या तुलसी युग की समस्याएं आज विद्यमान है। हाँ भाई, सेम है। तुलसीदास ने जो समस्याएं याद है कवितावली से, यहां कवितावली है, 2 कवित्र एक सवैया दिया हुआ है, 2 कवित्र एक सवैया दिया हुआ है। इसमें तो क्या कहता है कवि कि कोई मुझे दूर्त कहो, जुलाहा कहो, राजपूत को हुई, मुझे किसी की जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है। याद, थोड़ा बहुत तो याद होगा। यहाँ पे कवि ने बेरोजगारी के बारे में, गरीबी के बारे में बताया, पेट की भूख के बारे में बताया कि पेट की भूख है समुद्र की आग से भयंकर है। याद होगा, उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत तो उस समय जो समस्याएं थी ना, आज विद्वान है जो कि त्यों, कोई गलत नहीं है। तुलसीदास ने जो कहा हुआ है आज भी प्रासंगिक है। मूल्यहीनता, नारी की स्थिति, आर्थिक दुरावस्था का चित्रण किया गया है। इसमें अधिकतर समस्याएं आज भी क्या है, विद्यमान है। लेकिन आपको इसका आंसर इतने नहीं देना है, 60 शब्दों में देना है भाई। कितने शब्दों में देना है? 60 शब्दों में देना है आप लोगों को। तो मैंने इसका आंसर 60 में नहीं दिया, मैंने कम से कम 120 शब्दों में आपको दिया है वहां पे। अब उसमें से आपको 60 शब्द आपको चुन चुन के निकाल लेना लाइन में, कौन कौन से अच्छे लगे वही दे देना यहाँ पे आंसर। बोलो गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? ईमानदारी से तो बोल, गलत तो नहीं कह रहा ना आप लोगों से। तो आप लोगों को बस ध्यान में रखना है और मेहनत करते जाना है। छोटा मेरा खेत कविता में कवि कागज को खेत का ही रूप क्यों मानता है? देखो, छोटा मेरा खेत, उमा शंकर जोशी, याद होगा उम्मीद करता हूं। अब कवि ने जो एक कागज का पन्ना था उसी को एक छोटा सा खेत मान लिया। कैसे? कवि ने कहा है कि जिस प्रकार से किसान फसल बोता है बीज डाल करके, वैसा ही एक कवि भी वैसा ही सेम कर्म यानी कार्य करता है। जैसे किसान अच्छा बीज डालता है,
फिर फसल काटता है, बाद में फसल तैयार होती है, यूरिया डालता है। वैसे कवि कहता है कि मैं जब मेरे मन में एक भावों की आंधी आती है तो मैं शब्द रूपी बीज बो देता हूँ, कल्पना रूपी उसमें रसायन डाल देता हूँ और कविता रूपी फसल तैयार हो जाती है। लेकिन उसमें फिर अंतर क्या बताया, सुनो। कवि ने कहा है कि एक किसान जो बीज डालता है उसे फसल जैसे ही काट लेता है, फसल पक कर तैयार हो जाती है, जैसे ही काट लेता है तो उसका रस समाप्त हो जाता है, बस ठीक है। लेकिन मेरी कविता जो साहित्य मैंने लिखी है वो कालजयी है, उसका रस कभी भी समाप्त नहीं होता। वो एक अक्षय पात्र की तरह है, जिस प्रकार से सूर्य भगवान द्रौपदी को दिया था, जितना खाना उसमें निकाला उतना ही वापस भर जाए। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है, सेम है। कवि ने कवि कर्म को कृषि के कार्य के समान बताया है। जिस तरह किसान खेत में बीज बोता है, वह बीज अंकुरित पल्लवित होकर पौधा बनता है। इसी तरह किसी क्षण एक रचना, विचार या अभिव्यक्ति का बीज बोया जाता है। लेकिन यही आंसर नहीं देना है, 60 शब्दों में आपको देना है। तो मैंने अच्छे से सेम जोकाते हुए क्वेश्चन करवाया, एक बार देखना जाके कविता में, ठीक है। हाँ, बात सीधी थी पर मैं किसी बात को पेचीदा कैसे किया जा सकता है। देखो, कवि कहता है मेरी बात बिल्कुल सरल थी लेकिन मैं उस बात को कठिन बना चुका था। कैसे कठिन, कैसे बना चुका, सॉरी कठिन, कठिन नहीं होता, कठिन होता है, ठीक है। पेचीदा यानी कठिन होता है। कैसे कि मैंने चमत्कारी पूर्ण भाषा के, दिखावटीपन भाषा के चक्कर में मैंने अपनी बात को उलझा चुका था। कवि ने कहा है किसी भी बात को कहने के लिए निश्चित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी भी कविता को लिखने के लिए वही बात फिक्स है, कविता लिखो, बात लिखो, एक ही बात है। तो आप कोई भी बात किसी से भी कहेंगे तो बोलो फिक्स शब्द होते हैं, नहीं होते। और आप उस बात में दिखावटीपन दिखाना चाहते हो, बनावटीपूर्ण बनाना चाहते हो, तो आप सीधी सीधी बात में ना बहुत कठिन हो जाती है, तो सामने लोग बिल्कुल समझ में नहीं आती है। वही बात कवि ने यहाँ की है। बात को सहज रूप से न कहकर तोड़ मरोड़ कर या घुमा फिरा कर कहने का प्रयास करना, जैसे कवि ने किया था। फिर बाद में उसी में उलझावा छोड़ देता है और फिर बाद में बच्चे के रूप में भी, एक शरारती बच्चे के रूप में भी कवि से प्रश्न करता है, क्या तुमने कभी सहूलियत पूर्ण शब्दों का सहज रूप से भाषा का प्रयोग करना नहीं सीखा क्या। अंततः बात उलझ जाती है। लेकिन 60 शब्दों में देना है आप लोगों को, इसका आंसर ध्यान रखना। देखना इसी कविता में जाना, वन शॉट मैंने करवा रखा है बहुत अच्छे से, और वैसे भी करवा रखा है। पाठ का सार अलग से है, क्वेश्चन आंसर अलग है, वन शॉट अलग है, जाके देखिए आप लोग, प्लेलिस्ट बनी हुई है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता आज के मीडिया का प्रासंगिक व्यंग है। बात तो सही है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता कैसे। देखो, कोई भी मीडिया का लोग हो, कोई व्यक्ति किसी के भी दुख को, किसी भी व्यक्ति के दुख को अपने व्यापार का माध्यम बना लेता है। वो बस सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, लोगों से सहानुभूति प्राप्त करना चाहता है। तो बस कहने का मतलब क्या है, और उनसे बेतुके सवाल करना जिसका कोई सही आंसर नहीं हो, ये सब बातें आज फिलहाल भी प्रासंगिक व्यंग के रूप में है। मीडिया अपना सही ढंग से यदि कार्य करे ना, तो मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान बेरोजगार रहे, कोई भी इंसान अशिक्षित रहे, अच्छे से ना पढ़ सके, कोई भी गरीब रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मीडिया अपनी टीआरपी के लिए वो तरह तरह की अफवाहें, झूठी बातें, जिसको दिखाना नहीं चाहिए वो बातें दिखाना, उसे कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब यहाँ दोस्तों यही है कि मीडिया किसी भी कमजोर व्यक्ति को अपने व्यापार का माध्यम बनाना, जिस प्रकार से यहाँ चैप्टर में बताया गया है, आप लोगों को कविता में बताया गया है, उसे किसी को दुख से कोई लेना देना नहीं, उसे बात तो फालतू के सवाल पूछना जिसका कोई सही आंसर नहीं होना है। ये सब बातें यहाँ पे बतानी है आप लोगों को। कविता कुछ लोगों की संवेदनहीनता प्रकट करती है, सेम मीडिया के लोग कर रहे हैं। लोग धन कमाने एवं अपने कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं। किसी की करुणा बेचकर अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं, करुणा दुख जिसे कहते हैं, करुणा। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उल्टे सीधे बेतुके, जिसे मैंने कहा जिसका कोई तुक नहीं हो, अतः प्रासंगिक है। बेतुके उल्टे सीधे से सवाल जिसका कोई सही आंसर नहीं है, उसे बिना तुक का, बे यानी बिना, तुक यानी तुक, जिसका कोई तुक नहीं हो, जिसका कोई सही ढंग से आंसर नहीं हो, उसे कहा जाता है बेतुके सवाल। ठीक है, ये होगा सही आंसर इसका। एक बार बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, प्रत्येक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना जैसा मैंने पढ़ाया है, उसके बाद इसको आप लोग देखना।
या क्वेश्चन आंसर देख लो आप लोग एक बार, फिर इसको एक बार देखना सरसरी नजरों से, मजाक नहीं कर रहा हूं, प्रत्येक सवाल आप लोगों को दिखाई देगा, एक बार देखना तो सही जा करके, और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। रुबैया पाठ में रुबाइया, फिराक गोरखपुरी, 6 रुपया दी हुई है ना, हाँ, फिराक गोरखपुरी, गोरखपुर में जन्म हुआ तो गोरखपुरी एक उपाधि मिल गई उनको। आंगन में ठुनक रहा है जिदिया बालक तो ई हुई चांद पर जी ललचाया। अरे भाई, बालपन को रेखांकित करना, यानी आप अपने बालपन पे जाना है, यहाँ पे नहीं जाना है, अपने बालपन पे जाना है। तो बच्चे क्या करते हैं, अपने इच्छा को पूरी करवाने के लिए पता नहीं क्या क्या कार्य करते रहते हैं, कभी ठुनकते हैं, कभी जिद करते हैं, कभी टांग पटकते हैं, कभी रोते हैं, कभी किसी सामान को इधर उधर फेंकते रहते हैं, कभी किसी से बोलते नहीं, ये सारी बातें यहाँ पे है। अब बालक है यहाँ पे आंगन में ठुनक रहा है, यानी किसी से बोल नहीं रहा, उसकी तरफ देखोगे तो रोने लग जाएगा, और फिर नहीं देखोगे तो चुप हो जाएगा। अब क्यों? क्योंकि यहाँ हमें सूरदास जी के वात्सल्य रस की याद आती है। जैसे कान्हा जी बचपन में यशोदा माँ से जिद करते हैं कि मुझे तो यही चंदा मामा चाहिए, खिलौना समझ लेते हैं वो, तो वही बात यहाँ है। अब माँ फिर क्या करती है, इस रुबाई में दर्पण देती है, कि फिर देती है, कहती है कि देख, उसकी बालक की परछाई दिखाते हुए कि देख दर्पण में चांद उतर आया, बालक भी खुश, और माँ तो माँ होती है ना, इस प्रकार से। तो वही बात यहाँ पे है। बच्चे जिद पर आते हैं तो अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए नाना प्रकार की हरकतें किया करते हैं, मैंने बताया ना, सामान इधर उधर फेंकना, मम्मी के साड़ी जो होता है वो खींचना, मतलब सब रोटियां बना रही हैं, आटे से रोटियां बना रही है या सब्जी काटे तो उसको फेंक देना, रोना, ठुनकना, लात मारना, ये सब कार्य करते हैं वो। ठुनकना, पांव पटकना, रोना आदि सभी क्रियाएं बालपन की सूचक है। ये आगे हमारा पठित गद्यांश आ गया है। मैं सोचता हूँ कि पुरानी की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती है, जरा और मृत्यु ये दोनों जगत की अपरिचित और अति प्रमाणिक सत्य। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई मोहर लगाई, धरा को प्रमाण यही तुलसी। बताया कहाँ से लिया गया? शिरीष के फूल से। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, शिरीष के फूल। बापूजी याद आएंगे यहाँ पे, महात्मा गांधी जी याद रखना। देखो बिना पढ़े करते हैं। गद्यांश के अनुसार मूर्ख क्या समझते हैं, जहाँ वही पर बने रहेंगे नहीं। प्राण और कालाग्नि संघर्ष निश्चित है कि वे बहुत भोले भाले हैं, बदलाव आवश्यक है। तो गद्यांश के अनुसार मूर्ख क्या समझते हैं कि वे प्राण और कालाग्नि में संघर्ष निश्चित है, वे बहुत भोले भाले हैं। हाँ यही है, तो नंबर 3 ठीक है। हाँ तो एक बार मैं भी देख लेता हूँ, कहीं क्या पता कहीं गड़बड़ ना हो जाए। नहीं, गलत तो हो ही गया ना, कोई बात नहीं बेटा, एक बार आप भी देख लेने से। गद्यांश में मूर्ख क्या समझते हैं, जहाँ हैं वहीं पर बने रहेंगे, यही समझते हैं कि हम लोग कभी मरेंगे नहीं। लेकिन ध्यान नहीं दिया अपन ने, जरा और मृत्यु अति प्रामाणिक सत्य है, ध्यान नहीं दिया ना, कि वो सोचते हैं जहाँ हम हैं वहीं पर हमेशा के लिए बने रहेंगे। वो लोग अपने आप में क्या है, मूर्ख, ये लोग समझते रहते हैं। पुराने फूल पत्तों को यह क्यों समझना आवश्यक है कि झड़ना निश्चित है। तुलसीदास ने इसे ही सत्य माना है। महाकाल देवता के कोड़े चलने के कारण जन्म और मृत्यु, ये आ गया ना। तो पुराने फूल पत्तों को यह क्यों समझना आवश्यक है कि झड़ना निश्चित है, क्योंकि मृत्यु, जन्म हुआ है तो मृत्यु अवश्य होगी। जरा और मृत्यु अति प्रामाणिक सत्य है बेटा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए गद्यांश के अनुसार सही कथन को चयनित कीजिए। अफसोस जीवन का सच है, जो चीज फलती फूलती उसका अंत निश्चित है। न्याय का चक्र गतिमान है, अधिकार प्राप्ति संघर्ष से ही क्या है, संभव है। तो क्या हो जाएगा, तो देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार कर गद्यांश सही कथन सुनना है। जो चीज फलती फूलती है उसका अंत क्या है, निश्चित है। वही बात है, जरा और मृत्यु सेम चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखना है क्या क्या दिया हुआ है। जीवन का सत्य, जीवन की स्थिरता, जीवन की गतिशीलता। जीवन का सत्य है बुढ़ापा और, कोई दिक्कत है क्या 1 में 3? बताइए जल्दी से मुझे, 1 में 3 कोई दिक्कत है क्या किसी को?
नहीं है ना, 1 में 3, यानी कि 3 में 1 भाई, उल्टा ले लो, 3 में 1, 3 में 1 ये रहा, और कहीं है नहीं है, ये सेम हो गया। जीवन की स्थिरता, दुरंत प्राणदार, जीवन की गतिशीलता, एक मिनट बेटा, 1 मिनट रुको। देखो बुढ़ापा और मरणशीलता ये तो सत्य है, तो 3 में 1 आ गया। अब जीवन की स्थिरता, अधिकार और लिप्सा, जीवन की गतिशीलता, दुरंत प्राणदान, ऐसे होगा ये। तो 1 में 2, 2 में 3, 2 में 3, 1 में ए ऑप्शन इज राइट आंसर बेटा, ठीक है। गद्यांश का केंद्रीय भाव हो सकता है, सभी को अपने प्राण प्रिय हैं, स्थिर रहना भोलापन है, स्थिरता संघर्ष से आती है, परिवर्तन प्रकृति, ये है परिवर्तन प्रकृति का क्या है, नियम है। हमें कहने का मतलब क्या है, जिस प्रकार समय परिवर्तित होता है ना, उसी प्रकार हमें परिवर्तन करना चाहिए। ये तो प्रकृति का नियम है, नेचुरल बात है भाई, समय के अनुसार हमें चलना पड़ता है। नेक्स्ट, भक्तिन पाठ के आधार पंचायत द्वारा किए गए अन्याय पर टिप्पणी कीजिए। देखो 60 शब्दों में। देखो पत्नी की भक्तिन की बड़ी बच्ची जिसका पति मर जाता है, जिसको घर जमाई रखा जाता है, बड़े साले ने तितरबाज लड़के को साले को बुला लिया था। अब वो कुंडी बंद कर लेता एक दिन कमरे में, मकान में। तो अब पंचायत क्या कहती है कि एक मकान में एक कमरे से मतलब मर्द और औरत निकलना पति पत्नी माना जाता है, जो ज़बरदस्ती उन पर थोप दिया जाता है। अब इस पर क्या हुआ, मतलब गरीब की नहीं सुनी गई, जिसके कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही हुआ। और ये तो बिल्कुल गलत हुआ, शोषण का शिकार होगी बेचारी। और अंत में फिर लक्ष्मी के बारे में आप भक्ति के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, कमाने के लिए किस प्रकार महादेव वर्मा के पास आ जाती है। तो वही बात है यहाँ पे, अन्यायपूर्ण किया है। भक्तिन की बेटी के संदर्भ में पंचायत द्वारा किया गया न्याय असल में अन्याय है, तर्कहीन और अंधे कानून पर आधारित है। संपत्ति की लालच में षड्यंत्र कर भोली बच्ची को धोखे से जाल में फंसाया जाता है। संपत्ति, मैंने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस, लड़की आप लिख सकते हो यहाँ पर, जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसा न्याय किया गया पंचायत द्वारा। लड़की की कोई बात नहीं सुनी गई है। पंचायत के अंधे कानून से बुरे की जीत, पीड़ित की हार हुई है। बाजार दर्शन पाठ के आधार बताइए कि भगत जी का व्यक्तित्व में बाजार की सार्थकता। देखो बाजार दर्शन एक निबंध है, जैनेन्द्र कुमार जी का निबंध है और जैनेन्द्र कुमार जी का है, ठीक है। अब भगत जी का व्यक्तित्व कैसे सार्थक, देखो भगत जी का जो चांदनी चौक का था ना, बाजार की जो चकाचौंध थी, उस पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसका मन फिक्स था कि उसका दिमाग में मन पहले से खाली नहीं था, भरा हुआ था कि मुझे काला नमक और जीरा चाहिए, जो पंसारी की दुकान में मिल जाता है। फिर अपने चूरन को मतलब 6 आने के बाद में फ्री में बांटना, क्यों? क्योंकि वो समय पे आता, जिस समय पे बच्चे चूरन का, उसको पता था बच्चे किस समय फ्री रहते हैं, तो उस समय पे आता, अपना चूरन बेच देता। और बाजार की सार्थकता कैसे उठाए कि उसको जो आवश्यक है वही चीज़ें खरीदता है, तो वो चीज़ें, उस चीज़ का दाम भी कभी नहीं बढ़ता, और वो चीज़ समय के अनुसार जब जिसको आवश्यकता पड़े उसी समय वो उपलब्ध भी हो जाती है। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है बेटा, देख लो। निश्चित समय पर चूरन बेचने के लिए निकलना, निश्चित आमदनी के पश्चात चूरन को बच्चों को मुफ्त में बांट देना, बाजार के आकर्षण से प्रभावित ना होना, पैसे की व्यंग शक्ति से निर्लिप्त रहते हैं, क्योंकि 6 आने के बाद में वो किसी से भी 25वां पैसा नहीं लेता था, पूरा चूरन बांट देता फ्री में। उनकी आवश्यकताएं और इच्छाएं सीमित हैं, अतः बाजार का आकर्षण उन पर कार्य बिल्कुल भी नहीं करता है। कभी कहते हैं ना, जब मन खाली हो तो बाजार नहीं जाना चाहिए, जब मन भरा हुआ हो तब बाजार जाना चाहिए। नहीं, हमें पता होना चाहिए कि हमें बाजार से लाना क्या है, तब जा कर के हम बाजार की सार्थकता का उपयोग कर सकते हैं। और हमें कहते हैं ना कि पैसे बहुत सारे, बटुआ भरा हुआ है, वॉलेट जिसे कहते हैं आप लोग, भरा हुआ है, पैसे की पावर शक्ति आप लोग दिखा रहे हैं, और कहते हैं कि यार चलो घूमने चलते हैं, यार शूज मेरे पास 5-5 जोड़ी है, अरे यार अच्छा लग रहा है, चलो ले लो यार इसको भी। तो फिर वो बाद में हमारे मन में ईर्ष्या, घृणा, द्वेष आदि का भाव प्रकट हो जाता है, जिससे हमारा मन असंतोष में भर जाता है और बहुत दुख होता है बाद में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। काले मेघा पानी दे, विज्ञान के तथ्य पर सहज प्रेम की विजय।
आसे काले मेघा पानी दे, तो सहज प्रेम की विजय। बात तो सही है। जैसे धर्मवीर भारती जी का द्वार लिखा हुआ ये, धर्मवीर भारती जी याद हो आपने, लेखक ने अपने युवावस्था के बारे में यहाँ पे लिखा है। आर्य समाज का उपमंत्री बनाया गया था युवावस्था, ठीक है, आपको याद होगा उम्मीद करता हूँ। तो जी जो है अपने बच्चों के साथ न रहकर लेखक के साथ रहती, क्योंकि वो उसे बहुत प्रेम अच्छे से करती है और प्रत्येक त्यौहार वो उन्हीं की आस से करवाती कि इस पर कोई समस्या ना आए। लेकिन क्या था, आर्य समाज संस्कारी था, दूसरी आर्य समाज संस्था का उसे उपमंत्री बनाया गया था। तो वो उसे जो मेंढक मंडली थी ना, 10 से 12 वर्ष से लेकर 16 से 18 वर्ष के बच्चे अर्धनग्न होकर के केवल लंगोटी पहनते थे। और इंद्रसेना मेंढक मंडली याद होगी उम्मीद करता हूँ। तो वही बात है यहाँ पे। विज्ञान का अपना तर्क है जो तथ्य से उपजा है। लोक मान्यता का आधार विश्वास है जो सहज प्रेम से आता है। आषाढ़ का पहला पकौड़ा बीत चुका था, 15 दिन बीत चुके, तो बारिश नहीं हुई थी। तो अब लोग क्या करें, आपने भी देखा होगा घर घर गांव में आजकल रामायण पाठ हो रहा है, बारिश नहीं हो रही। अब की बार तो बहुत अच्छी बारिश हुई भाई, देखो अब की बार तो मज़े ही मज़े हो रहे हैं सभी के, है ना। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बताना मुझे। नेक्स्ट, लुटेन पहलवान की किन 2 चारित्रिक विशेषताओं को आप अपने जीवन में समायोजित कर सकते हैं। साहसी था बंदा, संवेदनशील भी था, आप ये विचार नहीं, आप इसको बदल भी सकते हैं। कैसे साहसी था वो भी लिखना है। साहसी श्यामनगर के मेले में चला जाता है, शेर का टाइटल याद है, चांद सिंह, बादल सिंह, याद है क्या, कुछ थोड़ा बहुत तो याद होगा। तो साहसी था, संवेदनशील भी था बेचारा। जब निकाल दिया जाता है तो मतलब, और उस समय पहले भी देख लो, जब विधवा सास ने उसे पाला था 9 वर्ष की आयु में ही माता पिता का देहांत हो गया था। तो वही बात है यहाँ पे। तो आप अपने हिसाब से इनको परिवर्तन भी कर सकते हैं बेटा। सीरीज के फूल पाठ के आधार पर स्पष्ट करें, लेखक गांधी जी और सीरीज के फूल में एक समानता क्यों बताई गई। अरे भाई, सीरीज का फूल है, लू भयंकर चल रही है, गर्मी है, फिर भी अपनी प्रसन्नता से वायुमंडल रस खींचता रहता है। वही बात है, महात्मा गांधी जी जिस चीज़ पर तय कर लिया कि ये कार्य मुझे करना है तो करते थे, चाहे वो कितना बड़ा आंदोलन क्यों ना हो, चाहे कितनी बड़ा लड़ाई क्यों ना हो, बस डट कर खड़े रहते थे। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। सीरीज चिलचिलाती धूप, लू, वर्षा, आंधी में भी एविचिल खड़ा रहता है, जिस पर महात्मा गांधी जी रहते थे। देश को आज़ाद करा के ही माने। गांधी जी आज़ादी के संग्राम में अन्याय, भेदभाव और हिंसा को झेलते रहे। सीरीज अनासक्त रहकर अपने वातावरण से रस खींचकर सरस कोमल बना रहता है। गांधी जी अन्यायी शासन के विरोध में डटकर खड़े रहते हैं। नेक्स्ट, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार दास्ता गुलामी जिसे कहते हैं, उन्होंने कहा है जो ये गुलामी है, दास्ता है, ये कानूनी पराधीनता ही नहीं है। ये आप लोग ऐसा हिंदू समाज में जो बताया गया है ना यहाँ पे कि किस प्रकार से लोग अपने कहते हैं ना अपने समाज के अकॉर्डिंग, यानी कि किसी जाति धर्म से संबंधित, जिसे कहते हैं ना जाति से संबंधित, कि मुझे बस इस बच्चे को यही कार्य करना होगा फिक्स, चाहे उसकी रुचि भी नहीं हो उसमें। याद है आप लोगों को थोड़ा बहुत? तो वो भी एक तो दास्ता ही तो गुलामी तो है। तभी तो अंग्रेजों के हम लोग इतने सालों तक गुलाम रहे थे यार। जिस बच्चे को इस कार्य में रुचि नहीं है, फिर उसे मरने, चाहे वो भूखों मर जाए, फिर भी उसे मरते दम तक वही कार्य करना पड़े, तो ये सबसे बड़ी दास्ता तो है। तब उन्होंने कहा था कि उनकी जो नज़र में एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तब उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता, बंधुता, समानता जैसे शब्द होने चाहिए जिनसे किसी को कोई ठेस न पहुंचे। दास्ता केवल कानूनी पराधीनता नहीं है, व्यक्ति को अपना पेशा चुनने की आज़ादी न होना, अपनी इच्छा अनुसार आचरण न करने देना, ये भी तो क्या है, सबसे बड़ी दास्ता ही है। जो मैंने बताया वो भी लिख देना उसमें, आदर्श समाज। कहानी सिल्वर वेडिंग, ये आ गए वितान 10 नंबर के लिए, वितान भाग दो। सिल्वर वेडिंग याद है, वाई.डी. पंत, यशोधर बाबू, याद होगा। भारतीय जीवन मूल्यों को समझाए तो समय के साथ बदल रहे हैं। हाँ, बात तो सही है। आजकल कहते हैं कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, जो बड़े बूढ़ों की मान सम्मान नहीं करते हैं, अपने आप को एक दूसरे से उच्च समझना, ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। और संयुक्त परिवार देखो, संयुक्त परिवार का टूटता ढांचा, परंपराओं रीति रिवाजों में अलगाव होना, अलग होने की स्थिति जिसे कहते हैं, बड़ों का अनादर करना, त्याग भावना की कमी, ये आप विचार नहीं है, आप लोग बदल सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है ये, जो का त्यों करवा भी रखा, आप लोग देख लीजिएगा एक बार इसे, ठीक है।
तो सेम चीज़ें इसको आप लोग देख लेना एक बार, सेम है, अच्छे हैं मेरे अकॉर्डिंग, आप लोग इनको भी देख लेना एक बार। कविता के प्रति लगाव के बाद लेखक के अकेलेपन को लेकर धारणा क्यों बदल गई? जूझ पाठ की, डॉक्टर आनंद यादव, याद होगा, आनंद यादव, सोनलेगर साहब, याद होगा। क्यों? क्योंकि कविता के प्रति लगाव। पहले जो जकाते, याद हो तो, जकाते के दादा पिता रत्नापा, याद है आप लोगों को, गणप्पा, आनंदा, स्कूल जाने के लिए तड़पता है, लेकिन फिर माँ को कहता है, फिर माँ कहाँ जाती है? जो प्रतिष्ठित इंसान थे उस गांव के, नाम बताओ जल्दी से कमेंट करके। तो अब इसमें अकेलेपन को, जब लेखक अकेला रहता, मतलब खेत में पानी देता या भैंसों को चराता, तो उसमें उसको अकेलापन कचोटता था, बहुत बुरा लगता था। लेकिन जैसे ही नवा सोंदलेकर साहब उन्हें कविता के प्रति लगा उनको, तो वही अकेलापन उनके लिए बहुत उपयोगी हो गया। किसी भी चीज़ को कविता बना देना। उन्होंने एक बेल देखी थी टीचर के घर, तो उन्होंने सोचा अरे ये तो बेल वही है जो टीचर ने कविता लिखी थी। फिर उन्होंने सोचा कवि कैसे होते हैं, अरे कवि भी ऐसे हार्ड मास के होते, तो फिर मैं क्या कविता क्यों नहीं रच सकता। तो उन्होंने भी खाली समय में कविता रचना लग गए, कल्पना करने लग गए। तो उनका जो समय था, अकेलापन था, वो एक उपयोगी साबित हो गया। पहले लेखक डोर चराते समय, खेत में पानी लगाते हुए और अन्य काम करते हुए अकेलापन महसूस करता था और उसे कष्ट होता था। कविता के प्रति लगाव के बाद वह खेतों में पानी देते समय, भैंस चराते समय कविताओं में खोया रहता, तुकबंदी करता रहता, अकेले में ऊंची आवाज़ों में कविता गाता, क्योंकि वहाँ सुनता कोई नहीं था, गलत भी हो जाए तो। अभिनय भी करता, नृत्य भी करता, कविता गाते हुए नाचने भी लगता। वो कहता है ना कि छंद में आरोह अवरोह का भी ध्यान रखता, ठीक है। अतः उसे अकेलापन अच्छा लगने लग गया था। ये ध्यान रखना आप लोगों को। कितना अच्छा चैप्टर है यार। आप लोग एक कहता है ना कि एक ज्ञान देने वाला पाठ। यदि आप पर्यटक के रूप में मोहनजोदड़ो जाएं तो आप क्या क्या देख सकते हैं? अतीत में दबे पाँव, ओम थानवी जी। तो आप पाठ क्या आधार बोलिए। अब फिलहाल यदि आप पर्यटक हैं और मोहनजोदड़ो जा रहे हैं तो क्या देख सकते हैं? देखो, एक तो पक्की ईंटों की नालियाँ भी मिल जाएंगी, कुछ मकान भी मिल जाएंगे टूटे फूटे, और स्नानागार मिल जाएगा, और वो 25 फुट ऊंचे चबूतरे बना, याद है, जिसे राखलदास बनर्जी गए थे उसी को देखने के लिए, स्तूप याद आ गया, ठीक है। स्नानागार वो सब मिल जाएंगे, अजायब घर मिल जाएंगे, ढकी हुई पक्की नालियाँ मिल जाएंगी, अन्न भंडार मिल जाएंगे, बौद्ध स्तूप मिल जाएगा, वे स्नानागार मिल जाएगा, और भी आप लोग विचार कर सकते हैं और भी बोल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का जो सैम्पल पेपर था। उम्मीद करता हूँ यदि आप लोगों ने, मैंने जो भी चैप्टर पढ़ाए थे सारे के सारे वो आपने कंप्लीट पढ़े होंगे, तो आप लोगों को किसी भी सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और बेटा मैं तो यही कहता हूँ, मैं वापस से कह रहा हूँ फिर से, जो मैंने, एक बार आप मेरी बात का विश्वास मत करना, एक बार आप किसी भी चैप्टर को पढ़ करके उसके क्वेश्चन आंसर जरूर देखना, और यदि इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर इसमें आए हुए हैं कोई भी, तो आपको 100% मिलेगा वहाँ पे। और एक बार मुझे हाँ कमेंट करके अवश्य बताना एक बार बेटा, क्या वास्तविक बात है या नहीं है। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, क्लास 12th में जो आप लोग मार्क्स प्राप्त करेंगे वो आपका कैरियर डिसाइड नहीं करेंगे। हाँ वैसे जो मैं पढ़ा हूँ वही पढ़ लेना, 95% प्लस अंक वैसे ही आ जाएंगे आप लोगों के। तो बस आप यदि अपना कैरियर डिसाइड कर रहे हैं, अपना एम उद्देश्य जो प्राप्त करना चाहते हो, तो ध्यान रखना CUET का एग्जाम आपको देना होगा। तो यहाँ पे कूपन कोड दे रखा है, आप लोग कोई बैच में ना आकर के बस महापैक में आ जाइए, क्योंकि यह पैक आपको क्लास 12th की भी तैयारी करवाएगा और CUET की भी तैयारी करवाएगा, और प्रत्येक बैच फ्री भी उपलब्ध होगा, और प्रत्येक टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है। और मतलब कहने का मतलब क्या है, फिजिकल बुक्स भी आपके घर पहुँचाई जाएंगी, ठीक है। मतलब एक गागर में सागर भरने वाला बैच है भाई। आपके एग्जाम के बाद भी आपके पास रहेगा, जिसमें आप लोग प्रेफरेंस लिस्ट भरना, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसा पैक है, आपकी उंगली पकड़कर हम लोग आपको कॉलेज में छोड़ के आएंगे। ये लो बेटा, आपकी यही थी ना सपना, लेते समय नींद इसी की खुली होगी आपकी, टॉप यूनिवर्सिटी का सपना यही देखा होगा शायद, उम्मीद है। अरे हाँ गुरुजी, वो फिर
वो पल कैसा होगा एक बार आप यार लोग थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सोच के देखिए। मैं बार बार कहता हूं क्या कि चिरागों से ही घर रोशन नहीं होते हैं, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। वो आप लोग केवल शिक्षा से ही कर सकते हैं। शिक्षा है आपके पास, ज्ञान होगा तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा। आज के ज़माने में इसके अलावा कुछ भी नहीं इस ज़माने में बेटा। तो मेरी बात कड़वी लगी हो तो मेरी बात वापस मुझे कर देना कमेंट करके, मैं ले लूँगा वापस से। और मैं तो यही कहूँगा बेटा, ईमानदारी करो, मेहनत करो, ईमानदारी के साथ धैर्य रखो। वही बात है, धैर्य रखोगे किसी भी बात को, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी चैप्टर को अच्छे से धैर्य रख करके अच्छे से समझना है, मनन करना है, और उसके बाद फिर उसे बोलना है मन मन में, फिर उसे लिखना है मन मन में, फिर उसे लिखना है अपने। फिर देखो कैसे याद नहीं होता, क्यों नहीं समझ में आता। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो आपको ना समझ में आए। ठीक है, तो फिर ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।